साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, जो कि सीधे मुंबई से आ रही है। अंडरवर्ल्ड ड्रग्स कनेक्शन मामला निकलकर सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से, डोंगरी इलाके में एनसीबी की बड़ी छापेमारी देखने को मिली है। एनसीबी ने छापेमारी इस पूरे मामले में की है। चिंकू पठान के करीबी के ठिकाने पर यह बड़ी छापेमारी की गई है। छापेमारी में कुछ मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जो कि सीधे मुंबई से आ रही है। अंडरवर्ल्ड ड्रग्स कनेक्शन मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और डोंगरी इलाके में एनसीबी की बड़ी छापेमारी की गई है, जहां पर कुछ ड्रग्स भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर सीधे मुंबई से, देश की औद्योगिक राजधानी से चिंकू पठान के करीबी के ठिकाने पर बड़ी छापेमारी की गई है। छापेमारी में कुछ मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर एनसीबी की बड़ी छापेमारी निकलकर सामने आई है। आपको ये भी बता दें, ये छापेमारी लगातार चल रही है। अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। डोंगरी इलाके का पूरा मामला है, जहां पर एनसीबी की बड़ी छापेमारी। तो एंटीलिया केस के बाद से एक तरफ तो महाराष्ट्र की सियासत में लगातार घमासान मचा हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एंटीलिया को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। अंबानी के एंटीलिया आवास के बाहर विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो कार से मिली धमकी भरी चिट्ठी का राज अब खुल चुका है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक एंटीलिया के नजदीक पार्क की गई स्कॉर्पियो कार में मिली चिट्ठी को खुद मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे ने ही रखा था। एनआईए की पूछताछ में ये बात वाजे ने कबूल कर ली है। चिट्ठी को विनायक शिंदे के घर से मिले प्रिंटर के जरिए निकाला गया था, जिसकी जांच फोरेंसिक टीम के जरिए की जा रही है। आज एनआईए सचिन वाजे के अलावा मनसुख हिरेन हत्या के आरोपी विनायक और नरेश की कस्टडी की मांग करेगी और कस्टडी लेने के बाद पहले नरेश और विनायक से पूछताछ करेगी। आने वाले दिनों में इन सबको आमने सामने बैठाकर पूछताछ संभव है। से विस्फोटक मिलने के मामले में आरोपी निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए की धाराएं भी लगाई हैं। एनआईए अदालत को इस मामले में यूएपीए की धाराएं जोड़ने की जानकारी देते हुए अर्जी दाखिल की। वाजे पर यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत आरोप लगाए गए हैं। एनआईए ने वाजे की हिरासत खत्म होने से एक दिन पहले इतना बड़ा कदम उठाया। एजेंसी उस कार के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में भी लगातार जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 मार्च को इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी, लेकिन एटीएस की जांच भी जारी थी। एटीएस ने 2 दिन पहले दावा किया था कि उसने हिरेन की मौत की गुत्थी सुलझा ली है। वहीं एनआईए ने हिरेन की हत्या के मामले में एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को भी अब हिरासत में ले लिया है। तो महाराष्ट्र का जो पूरा मामला है, ये एंटीलिया केस से शुरू हुआ था, लेकिन एंटीलिया से जिसकी शुरुआत हुई उसने पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में खलबल मचा कर रख दी है। खासकर महाराष्ट्र की वो सरकार जो कि 3 पहियों पर बनी हुई है, 3 पार्टियों का गठबंधन उस सरकार में है, उसमें पूरी तरीके से सियासत गरमाई हुई है। कभी गृह मंत्री पर सवाल उठते हैं, तो कभी शरद पवार पर सवाल उठते हैं, तो कभी खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मामला हुआ है, सियासत को गरमाने की जो कोशिशें हैं, उल्टे सीधे आरोप जो गृह मंत्री पर लगाए जा रहे हैं, वो बीजेपी की साजिश है महाराष्ट्र सरकार को गिराने की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बनी बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार खुद अपनी सरकार को नहीं संभाल पा रही है।
और इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ फहमीदा हसन एनसीपी का पक्ष रखेंगी। फहमीदा जी, बहुत स्वागत है आपका। नेहा बग्गा बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल फहमीदा जी मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि एनआईए के हाथ में अब ये जांच जा चुकी है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब तो ये भी खुलासा हो चुका है कि जो चिट्ठी थी एंटीलिया के बाहर रखी गई थी वो सचिन वाजे ने रखी थी। लेकिन अब सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े खुलासे अब हो रहे हैं जबकि एनआईए के पास ये जांच पहुंच चुकी है, अब तक क्यों नहीं हुए थे? सवाल बीजेपी भी लगातार उठा रही है। शुरुआती में शरद पवार जी ने कहा था कि ये जो जांच है वो एसआईटी को दी जाए। जैसे ही पवार साहब ने एसआईटी की जांच का मुद्दा उठाया कि केंद्र ने सीधा एनआईए को भेज दिया। हर बार यही होते जा रहा है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वो सरकार को कैसे ध्वस्त किया जाए, वो सरकार को कैसे प्रताड़ित किया जाए और विकास का मुद्दा बाजू में रखते हुए इन लोग अलग मोड़ पे गवर्नमेंट को घुमाते हुए सरकार को काम नहीं करने देने का यही मुद्दा, यही एजेंडा बीजेपी का रहा है। हम पहले से ही काम नहीं करने देना ये एजेंडा बीजेपी का रहा है, तो वो तो सरकार के हाथ में है ना, किस तरीके से काम किया जाएगा। विपक्ष अपना काम करेगा, आप अपना काम करिए। कहती हूँ कि जो आज विपक्ष के हाथ में होम डिपार्टमेंट और पुलिस के जो डॉक्यूमेंट्स है वो विपक्ष के हाथ में कैसे आए? वो एक गोपनीय एक जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स विरोधी पक्ष नेता के हाथ में आते हैं। 17 मार्च को कमिश्नर को हटाया गया, उसके बाद में ये फहमीदा जी विपक्ष के हाथ में डॉक्यूमेंट्स तभी आए ना जब सरकार नहीं संभाल पाई। विपक्ष के हाथ में तो तभी आए ना, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी सरकार में जो कि लीक कर रहा है? यानी खोट कहीं ना कहीं सरकार में है। विपक्ष के हाथ में तो तभी जाएंगे ना जब सरकार नहीं संभाल पा रही होगी। आज ये जो बीजेपी सरकार है वो किधर भी काम ही नहीं करने दे रही। कोई ना कोई मुद्दा एक उठा के सामने ला देती है। वो तो असफलता आपकी है ना। अगर बीजेपी वाले आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, आपकी असफलता है, मतलब आप उतने सक्षम नहीं है। आपको खुद की पार्टी पर, खुद की सरकार पर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। आप खुद में उतने सक्षम बनिए कि आपको कोई रोक ना पाए। नहीं, आज हमको हमारी सरकार पर भरोसा है। इसके लिए केंद्र का फंड नहीं आते हुए भी बड़े बड़े जो सरकार के फैसले थे आज किसानों पे और दूसरे लोकल जो मुद्दे हैं उसके ऊपर भी इन्होंने आज अच्छी तरह से काम किया गया है। अगर सरकार को खुद पर भरोसा होता, पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर सरकार को खुद पर भरोसा होता, जो सरकार के डॉक्यूमेंट्स हैं वो विपक्ष के पास कैसे पहुंचे? पहले ये बताइए, कैसे पहुंचे? इसका जवाब है सरकार के अंदर इन्होंने आमदार फोड़ नहीं सके, तो अभी इन्होंने ऑफिसर फोड़ने के बाद में ऑफिसर इनसे मिलके, जैसे मैं आपको वही बता रही कि 17 मार्च को कमिश्नर पद से हटाया गया, तो उसके बाद में ये दिल्ली गए और दिल्ली जाके ये पूरा का पूरा कार्यक्रम फिट किया। मतलब जो आपकी सरकार के ऑफिसर्स हैं उनको तोड़ लिया गया, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ। आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, वो तो आपकी गलती है ना, आपकी असफलता हुई, फेलियर तो आपका है ना। कंट्रोल नहीं, इंसान पैसे के सामने सब कुछ बिक जाता है मैडम, तो ये तो लोग है। नहीं, एक मिनट फहमीदा जी, इसका मतलब तो ये हुआ ना। फहमीदा जी मेरा सवाल सुनिए, अगर आप बोल रहे हैं कि ठीक है ऑफिसर्स को खरीद लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स विपक्ष के पास चलेगा, उसका मतलब तो ये है कि आपकी खुद की मजबूती इतनी नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स नहीं संभाल पा रहे हैं। आप पर ऑफिसर्स को सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो विपक्ष पर के पास जा रहे हैं, विपक्ष को डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं जाकर, खुद पर भरोसा नहीं है और आप उधर आरोप लगा रहे। कम से कम एक बार अपना घर संभालिए ना, उसके बाद दूसरे पर आरोप लगाइए। ठीक है, नेहा बग्गा जी बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं। काजल जी देखिए, सबसे पहली बात है कि पूरे देश ने देख लिया है कि महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की सरकार नहीं है, महालूट आघाड़ी चल रही है। 100 करोड़ रुपए का अगर कोई गृह मंत्री जिस प्रकार से टारगेट देता है एक कांस्टेबल जैसे व्यक्ति को, और जिस तरीके की गुंडागर्दी, लूट, ये महाराष्ट्र में आप देखिए एक मुंबई मात्र के अंदर 100 करोड़ रुपए की उगाही मंथली, साबित नहीं हुआ। ये हमने अभी तक फिल्मों में देखा था, पर फिल्मों के बाद ये तो रियल लाइफ में मुंबई को जिस प्रकार से
बदनाम नेहा करने का जी, काम, आप और जिस गलत हो। ये तरीके अभी से तक लूट देशमुख जी खसूट के की ऊपर आरोप सरकार, ये साबित नहीं हुआ। महालूट आरोप अघाड़ी लगा चला रही है, है, ये आज लेकिन सबके ये सामने साबित है। नहीं हुआ है। आप देखिए, देश आज का एक आप उद्योगपति, देखेंगे संजू उसके भट्ट ने, निवास के गुजरात बाहर के जिलेटिन कमिश्नर, प्लांट किया जाता है, तो आज संजू टेररिज्म भट्ट का भी एक एंगल गुजरात वहां के जो पर उभर ठीक कर है नेहा सामने जी, आया है। दूसरी आपकी बात तरफ पूरी करेंगे। ठीक है नेहा जी, आपकी बात पूरी करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद आपके ही सवाल पर वापस लौटेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 1,75,443 ਸਮਾਰਟਫੋਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। न्यूज़ देख रहे हैं आप, नाम हूं आपका सरवरी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो महाराष्ट्र की सियासत में इस समय एंटीलिया मामले को लेकर पूरी तरीके से भूचाल मचा हुआ है। नेहा बग्गा जी पहले अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। काजल जी, मैं आपसे ये कह रही थी कि ये महाराष्ट्र में महालूट अघाड़ी चल रही है। 100 करोड़ रुपए की मंथली उगाही का टारगेट दिया जाता है एक पुलिस कांस्टेबल को। वो पुलिस कांस्टेबल कौन है? सचिन वाजे, जो एंटीलिया के बहाल जेलेटिन को प्लांट करता है। तो एक टेररिज्म का एंगल। दूसरा, ये वही व्यक्ति है जो शिवसेना का प्रवक्ता था, जो जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, जिसे पुलिस की सेवाओं से एक तरीके से दूर किया गया था, उन्हें ये दोबारा कोविड काल में वापस लाने का काम करते हैं। और वहां से शुरू होता है टेररिज्म, ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर उद्योग और इस प्रकार के 100 करोड़ रुपए की उगाही। मुझे तो ये लगता है कि देश की जनता को बहुत हैरानी हुई जिस तरीके से शरद पवार, इतने सीनियर लीडर हैं, उनके सामने झूठे और गलत तथ्य रखकर अनिल देशमुख के बारे में उन्हें शर्मसार करने का काम किया है। जब तथ्य सामने आए तो खुद शरद पवार जी को शर्मसार होना पड़ा, उन्हें वहां पर चुप्पी साधनी पड़ी। उनके पास क्लियर फैक्ट्स नहीं थे। अनिल देशमुख जो अपने आप को क्वारंटीन बताते हैं, वो एक तरफ प्रेस वार्ता करते हैं, दूसरी तरफ वो कोविड के प्रोटोकॉल को तोड़कर वहां पर निरंतर लोगों के बीच में जाने का, उगाही करने का काम करते हैं। और आप ये देखिए कि जहां जहां पर कांग्रेस संलिप्त होती है, कांग्रेस के साथ एनसीपी और एनसीपी के साथ शिवसेना, तो वहां पर लूट की एक लंबी फहरिस्त हो जाती है। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, तब भी हमने देखा कि 281 करोड़ रुपए किस प्रकार से उनके पीएपीएस के यहाँ से निकले थे। आज वही कमलनाथ मुंबई में भी दिखाई दिए शरद पवार जी के यहाँ पर। तो ये महालूट अघाड़ी है जिसमें ड्रग माफिया भी संलिप्त है, ट्रांसफर उद्योग भी है, टेररिज्म एंगल भी है, और एक ऐसे व्यक्ति को ये प्रवक्ता बना लेते हैं। और प्रवक्ता बनाकर कोविड के समय पर वही सचिन वाजे जो टेररिज्म में इंक्लूडेड है, जिसके ऊपर गंभीर चार्जेस हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, उसको ये लेकर आ जाते हैं सर्विस के अंदर। ठीक है। एक एसआई स्तर के कांस्टेबल की इतनी बड़ी पोजीशन हो जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को दूर करके डायरेक्ट गृह मंत्री से संपर्क में रहता है, गृह मंत्री को रिपोर्ट करता है। ठीक है नेहा बग्गा जी, आपका जवाब दे रही है। सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए, आपका जवाब दे रही है वो, बोलिए। काजल जी, मैं आपको एक कल की घटना बताती हूँ कि बिहार के विधानसभा में एक विधायक को पीटा जाता है। जब इन लोग ने बोला कि मामला केंद्र को दिया जाए, तो केंद्र जब भी जवाब देता है कि ये स्टेट के अंदर का मामला है, इंटरनल मामला है, हम देख लेंगे। फिर बीजेपी सरकार जहाँ पे नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो महाराष्ट्र का, उधर पे केंद्र की सरकार को जांच की बड़ी जल्दी उतावलापन पड़ा रहता है, क्योंकि शरद पवार जी ने पहले ही कहा था कि इस मामले की जांच एसआईटी को दी जाए।
उसके बावजूद भी लेकिन इन्होंने जल्दी से NIA फहमीदा जी सवाल सुनिए पहले। फहमीदा जी, एसआईटी से कुछ हो नहीं पा रहा था, एसआईटी से अब तक कोई खुलासा हो पाया? पहले ये बताइए, सचिन वाजे ने वो चिट्ठी लिखी थी एंटीलिया केस मामले में और वही चिट्ठी लिखकर वहां रखी थी, ये खुलासा हो चुका जो कि एनआईए ने किया, एटीएस से खुलासा नहीं हो पाया था, इसीलिए गृह मंत्रालय को वहां पर आना पड़ा। अगर कोई खुलासा हो पाता। देवेंद्र फडणवीस ने उससे पहले ही, जैसे कि पुलवामा की घटना अर्नब गोस्वामी को 3 दिन पहले थी, वैसे ही लगता देवेंद्र फडणवीस ने रची साजिश उनको खुद को पता थी। तो यहाँ भी सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है, सारी घटना का क्रम है, सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस आ जाते हैं, एनआईए आ जाता है, यही चीज हो रही है। अगर एनआईए को तो आना पड़ेगा ना, एनआईए को तो आना पड़ेगा। अगर आप लोग जांच नहीं करा पाएंगे, एटीएस कोई खुलासा नहीं कर पाएगा, तो एनआईए को आना पड़ेगा वहां पर। बिहार में ये क्यों कहा जाता है कि स्टेट का इंटरनल मामला है? यहाँ पे क्यों स्टेट का इंटरनल मामला करके इंटरनल एजेंसी में छोड़ देते हैं? दूसरी बात ये हमारे जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी है, वो संजीव भट्ट गुजरात के जब कमिश्नर थे, जब ही उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम लिया था कि इन हरेन पंड्या का मर्डर के आरोपी ये दोनों हैं, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। सोहराबुद्दीन केस का जो मामला था, उसमें उनको तड़ीपार किया गया गृह मंत्री को। तो गृह जी शायद आप भूल रही हैं, जो डिबेट हो रही है वो एंटीलिया मामले पर और महाराष्ट्र के मामले पर डिबेट हो रही है। आप क्यों बिहार को बीच में लेकर आ रही हैं, क्यों गुजरात को बीच में लेकर आती हैं, क्यों तड़ीपार बोल रही हैं? इस समय डिबेट सिर्फ और सिर्फ एंटीलिया के मुद्दे पर हो रही है, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर हो रही है, उससे बाहर हम नहीं जा रहे हैं। वहां के बारे में फैक्ट रखिए ना, वो तो आप नहीं रख रहे, वो तो आप पूरा का पूरा मामला विपक्ष पर डाल रहे हैं। आपसे डॉक्यूमेंट्स को लेकर सवाल पूछा जाता है तो आप साफ तौर पर कह देती कि नहीं वो विपक्ष ने चुरा लिए। कैसे चुराए? नहीं, वो ऑफिसर्स को खरीद लिया। आप ऑफिसर्स को नहीं संभाल पाते हैं, आप लोगों को नहीं संभाल पाते हैं, आपकी सिक्योरिटी ढंग की नहीं है, आपकी सिक्योरिटी में चूक हो जाती है, फिर पूरा का पूरा मामला आप विपक्ष पर डाल देते हैं। खुद को तो संभालिए पहले, 3 पहियों की सरकार है, मजबूती होनी चाहिए। और यहाँ पे देश के गृह मंत्री पे आरोप सिद्ध हो चुका है। ठीक है, ब्रेक के लिए रुकना होगा। इसी सवाल का जवाब आपसे लूंगी, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। अठाठ हजार ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। फहमीदा जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपसे जो भी कोई सवाल पूछा जाता है, सरकार का जवाब ना देने की बजाय आप सीधे सीधे उसका जो ठीकरा है वो विपक्ष पर जाकर फोड़ देती हैं, वजह क्या है? काजल मैडम, अभी तक उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि आप जब गृह मंत्री की, अभी कल मैंने जब वित्त मंत्री की बात की तो बोले वो नीतियों पे चलते हैं, तो क्या गृह मंत्री देश का और स्टेट का अलग अलग उनके पास जिम्मेदारियां रहती है क्या? तो फिर एक गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठा के राजीनामा मांगने का काम कर रहे हैं, तो दूसरे गृह मंत्री पे तो आरोप सिद्ध हो चुका है, तो उसका राजीनामा क्यों नहीं मांग रहे? मैं वही तो बोल रही हूँ ना आपको। बाकी तपास चालू है ना, और केंद्र के तरीके से ही तपास कर रही है, उसमें भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यही काम उन्होंने सुशांत सिंह के टाइम पे किया था कि यहाँ की सीआईडी कर रही थी, उन्होंने भी क्या निकाला दिया? जो निकाला था वो तो सेम ही आया जो यहाँ की पुलिस से दी थी। तो ये क्यों काम नहीं करने दे रही है? नेहा बग्गा जी, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहती है वहां पर और उसके बाद अपनी सरकार बना लेना चाहती है वहां पर, यही मकसद है बीजेपी का? देखिए काजल जी, सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं, ये सब जनता के मत से होता है।
सवाल यहाँ पर सरकार बनने या सरकार गिरने का नहीं है, इससे कहीं ऊपर है। जब जब आपने जिस तोड़ जोड़ से एक महाअगाड़ी की सरकार बनाई थी, उसके बाद जिस तरीके से लूट कर रहे हैं, कोविड काल में आप फेल हुए हैं उसको संभालने में, और उसके बाद जब गृह मंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसके पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने कांस्टेबल को 100 करोड़ रुपए उगाही के लिए कहता है, वो झूठ प्रस्तुत करता है, कहता है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत वो क्वारंटाइन थे और क्वारंटाइन के समय ही वो इन अधिकारियों को बुलाकर उगाही करवाता है। तो ये जनता इस पर सवाल पूछना चाहती है कि ये जो महालूट अघाड़ी की सरकार है, जहां जहां कांग्रेस, एनसीपी या शिवसेना जैसी सरकारें होती हैं, वहीं पर क्यों इतना बड़ा भ्रष्टाचार दिखाई देता है। आपने देखा कि परमवीर सिंह ने किस प्रकार से इनके पूर्व कमिश्नर, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं रखा था, शिवसेना की सरकार ने रखा था, वहां पर उनके ही अधिकारी जब चिट्ठी सामने लाकर ये स्पष्ट कर देते हैं कि किस प्रकार से टारगेट दिए जाते हैं, किस प्रकार से बताया जाता है होटल, रेस्टोरेंट, बार, हुक्का लाउंज से पैसे उठा कर लाना है। तो ये जनता सवाल पूछती है, वहां पर जनता जानना चाहती है कि जब रश्मि शुक्ला जैसी वरिष्ठ अधिकारी इनके ऊपर आरोप लगाती है कि ये ट्रांसफर उद्योग चला रहे हैं, अधिकारियों का ट्रांसफर कराकर उनकी पोस्टिंग कराकर बड़ा पैसा कमाया जा रहा है, तो ये लूट जब सामने आती है तब जनता सवाल पूछती है। जनता सवाल पूछती है कि टेररिज्म की एक्टिविटी में अगर इनका एक पुलिस अधिकारी संलिप्त है तो क्यों मुख्यमंत्री सामने आकर ओसामा बिन लादेन से तुलना कर देते हैं और कहते हैं सचिन वाजे ओसामा बिन लादेन थोड़ी ना है, क्यों बचाव में उतर आते हैं। क्यों एनसीपी के प्रमुख शरद पवार जी को झूठ मीडिया के सामने आकर बोलना पड़ता है कि अनिल देशमुख कहीं नहीं निकले, जबकि तथ्य प्रमाण के साथ देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रेस वार्ता की और उसको सामने रखा कि किस प्रकार से ये लूट की, झूठ की, टेररिज्म की, ड्रग्स की, ड्रग नेक्सस की और ट्रांसफर उद्योग की सरकार चल रही है। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो हॉस्पिटल के बरामदे के अंदर की प्रेस फहमिदा जी इतनी बौखलाहट क्यों है, ये सब जानते हैं। चोर चोर मुसहरे भाई एक साथ हो गए हैं, आप अपनी बारी में भी बोलती हैं, मेरी बारी में भी बोलती हैं। पूरी तरह से सवाल ये है कि एक बार सुन लीजिए, आती हूँ आपके पास, आती हूँ, एक बार सुन लीजिए, आपका ही नंबर है, उसके बाद बोलिए। एक व्यक्ति जो कि कड़ी था उसकी मृत्यु हो जाती है, सचिन वाजे को बैकअप करने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को आखिर किस बात का डर है? क्यों वो आकर ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं जो टेररिज्म की, मर्डर की एक्टिविटी में संलिप्त है, जो उगाही का काम करता है गृह मंत्री के लिए? तो ऐसा डर क्या है? अगर जांच एनआईए कर रही है तो आप लोग उसका खुलकर समर्थन करिए। आप में दो धड़े क्यों बटे हुए हैं? शरद पवार कहते हैं एनआईए करे तो बहुत अच्छी बात है, आपके उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनका कोई विश्वास नहीं है एनआईए पे। तो पहले एक मत तो हो जाइए कि आखिर घबराहट और बौखलाहट क्यों है? काजोल जी, सच्चाई ये है, हिंदी में एक मुहावरा है कि खीरा जब कटता है तो ठीक है, फहमिदा जी को बोलने दीजिए, ठीक है। बहुत देर से बहुत कुछ बोलना चाह रही हैं, वो बहुत कुछ बोलना चाह रही हैं, उनकी भावनाएं दिल के दिल में ये रह जाएंगी, वरना ठीक है बोलिए फहमिदा जी, आप भी बोलिए। नेहा जी, मैं आपसे ये बात पूछ रही हूँ, आप जो चाहते हैं कि जनता का जो आदर है वही सबको करना चाहिए, तो आज जनता ने ही महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को चुन के दिया है। दूसरी बात ये है कि आपकी जो सरकार है केंद्र में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आज महंगाई देखो किस दौरे पे है, आज किसान देखो रास्ते में बैठे हुए हैं, आज तुम्हारी औरतों की सुरक्षा देखो किधर है। तो आज ये सरकार के अंदर जी महाराष्ट्र सरकार की उपलब्धियां गिनाइए ना, महाराष्ट्र सरकार की, केंद्र का तो मुद्दा ही नहीं है ना डिबेट का, महाराष्ट्र का मुद्दा है, वहीं की उपलब्धियों को गिनाइए, पहले जितने तथ्य हैं उन्हीं को पेश करिए कम से कम। केंद्र का मुद्दा किसी दिन और होगा तो आपको बुलाएंगे ना, डिबेट कर लेंगे, अभी महाराष्ट्र पर आ जाइए। काजल जी, मैं वही बोल रही कि महाराष्ट्र हमारा एक स्टेट है, वैसे ही बिहार एक स्टेट है। जब बिहार में कल मगजमारी हुई तो बोल रहे केंद्र को तपास करने की जांच दी जाए, तो वो बोलते कि नहीं इंटरनल मामला है, तो क्यों महाराष्ट्र का इंटरनल मामला नहीं है? महाराष्ट्र में आपकी सरकार नहीं था, आपको बीच में जाना है, लेकिन वहाँ आपकी सरकार है तो वहाँ आपको मुद्दे को भटकाने का प्रयास करते हैं।
ये कौन सी बात हुई? दो हाथ क्यों रखती है सरकार? आप- इंटरनल मामला सबका है। फहमिदा जी, ये तो आप हमें क्यों बताइए ट्रेन कि नहीं जब करना का परमवीर काम कर सिंह देना चाहिए? कोर्ट गए हैं सुप्रीम जवाब कोर्ट दीजिए, में, जवाब उन्हें ठीक है मुंबई- ठीक है नेहा जी, अब जवाब दीजिए। अगर बिहार आपका इंटरनल मामला हो जाता है तो फिर महाराष्ट्र भी तो सरकार का इंटरनल हुआ ना। बोलिए अब। काजोल जी, जनता ये देश की देख रही है, महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ ये देशव्यापी मुद्दा बन चुका है। जिस तरीके से टेररिज्म की एक्टिविटी में एक पुलिस अधिकारी संलिप्त था और उस पुलिस अधिकारी को कोविड काल में चोर दरवाजे से अगर गृह मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने घुसाने की कोशिश की है तो ये गंभीर मुद्दा है। जिस तरीके से ड्रग माफिया एक्टिवेट हो गया है ये गंभीर है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में इतना लंबा चौड़ा अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का काम चल रहा था, जिस तरीके से पैसों की उगाही हो रही थी, ये गंभीर मुद्दा है। ये इंटरनल स्टेट का मुद्दा नहीं बचता। जब देश के बड़े उद्योगपति के घर के बाहर आप जिलेटिन प्लांट करते हैं, आप एक व्यक्ति की वहां पर मृत्यु हो जाती है जो उसमें संलिप्त होता है, कड़ी होता है, तब ये कहते हैं कि स्टेट का इंटरनल मुद्दा है। नहीं, ये देश का मुद्दा है। ठीक है फहमीदा जी, इतना बड़ा आरोप परमवीर सिंह की तरफ से लग जाता है, 100 करोड़ रुपए हर महीने उगाही करना, गृह मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगाया जाता है, कुछ तो तथ्य होगा ना इसके पीछे। मैं तो वही 3 दिन से मैं वही चिल्ला रही हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। काजल मैम, आज देश के उद्योगपति का ये जो मामला बता रहे हैं, देश के उद्योगपति ने तो किधर भी एक भी पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रही है कि मुझे मेरी सुरक्षा को लेके तकलीफ है, मुझे मेरी सुरक्षा को लेके सवाल खड़ा हुआ है। तो फिर ठीक है, 1 मिनट आपको रोकूंगी क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक बार दर्शकों को वो बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जो कि सीधे मुंबई से, एंटीलिया केस में बुरी तरह सचिन वाजे फंस चुके हैं। बड़ी खबर, सीसीटीवी फुटेज से बड़ा खुलासा हुआ है। सचिन वाजे को लेकर बड़ा खुलासा, बड़ी खबर मुंबई से इस वक्त की आपके सामने। सचिन वाजे के साथ कार में मनसुख हिरेन मौजूद था। 4 मार्च को शव मिला था और उसके बाद आज जो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई है उससे साफ हो जाता है। 17 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिस कार में मनसुख हिरेन और सचिन वाजे दोनों वहां पर मौजूद थे। सचिन वाजे ये वही अफसर है जिसको निलंबित कर दिया गया है। तमाम ऐसे आरोप हैं, तमाम ऐसे आरोपों की कड़ियां हैं जो कि सचिन वाजे से एंटीलिया केस में जुड़ी हुई हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की भी कमी है मेरे पास। तो एंटीलिया केस एक ऐसा मामला जिसके हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और जब से जांच एनआईए के पास पहुंची है तब से इस तरीके के खुलासे लगातार होते जा रहे हैं। सचिन वाजे से जुड़ी हुई तमाम इस मामले की कड़ियां हैं जो कि लगातार एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, आप देखते रहिए ANB न्यूज़। राष्ट्र रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਔਰ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਲ ਖਰਾਬਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ। 10 ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 5,64,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 4,59,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 1,13,000 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 7,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ। हक
की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देश में 5.25 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जाने के बावजूद संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ कोरोना केस लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। अब 5 महीने के बाद रिकॉर्ड पहली बार 53,000 से ज्यादा कोरोना केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 53,476 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 251 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 26,490 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इससे पहले 23 अक्टूबर 2020 को 53,370 कोरोना के केस दर्ज किए गए थे। एक समय ऐसा भी था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी को 8,635 नए कोरोना का केस दर्ज किए गए और एक दिन में कोरोना मामलों की यह संख्या इस साल सबसे कम है। सबसे ज्यादा केस सितंबर 2020 में दर्ज किए गए थे। और आपको ये भी बता दें कि हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि देश के 10 जिलों में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। ये 10 जिले हैं पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु, अर्बन नांदेड़, जलगांव और अकोला। महाराष्ट्र में 9 जिले हैं और एक कर्नाटक का जिला है जहां सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। 2 राज्य महाराष्ट्र और पंजाब में लगातार केस बढ़ रहे हैं। इन दोनों के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ में भी लगातार कोरोना फैलता जा रहा है। तो आज देश में कोरोना की स्थिति क्या है ये आपको एक बार बता देते हैं। कुल जो मामले हैं वो करोड़ों में पहुंच चुके हैं। 1,87,534 मामले। कुल डिस्चार्ज का मामला भी सामने आ चुका है और कुल मौत 1,60,692। ये अब तक के कोरोना के वो आंकड़े हैं जो कि हमारे देश में दर्ज किए गए हैं। कुल टीकाकरण कितना हो चुका है आपको ये बता देते हैं। 5,31,45,709 डोज दी जा चुकी हैं अब तक। यानी जब से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है 5 करोड़ से ज़्यादा डोज अब तक लोगों को दी जा चुकी हैं। तो कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है क्योंकि कोरोना का कहर अभी तक थमा नहीं है। लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बेहद खराब हालात इस समय एक बार फिर से दोबारा देखने को मिल रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर रोजाना कोरोना के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र और पंजाब, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे बड़ी चिंता दिखाई दे रही है, जहां पर लगातार कोरोना के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। देश में 5.25 करोड़ से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जाने के बावजूद संक्रमण का प्रकोप थम नहीं रहा है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ कोरोना केस दर्ज किए जा रहे हैं। अब 5 महीने बाद रिकॉर्ड पहली बार 53,000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, इस समय जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका ANB न्यूज़ पर। प्रेम कुमार जी, सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो ये है कि पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। आपका रिएक्शन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देश की चिंता बढ़ाता है। देखिए काजल जी, मुख्य बात यह है कि जो ट्रेसिंग, टेस्टिंग जो हम लोग पॉलिसी लेकर चल रहे थे और ट्रीटमेंट TTT का, उस पॉलिसी को प्रधानमंत्री जी ने फिर दोहराया है। मगर इस पॉलिसी से हम लोग पीछे हटे ही क्यों? ये पॉलिसी पर बरकरार हम क्यों नहीं रह सके? ये सबसे प्रमुख बात है जिस वजह से ये स्थिति दोबारा पैदा हो रही है। और के लिए हमारा वैक्सीन कारगर है कि नहीं, और पहले भी जो कोरोना था
उससे निपटने के लिए ये वैक्सीन कितने लोगों को लगाई जाए जिसके बाद कि वो स्थिति आ जाए कि अब और कोरोना नहीं होगा, ये बात भी सरकार ने या हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्लियर नहीं किया। अभी जो ताजा बात सामने आई कि वैक्सीन 8 महीने तक कारगर होगा, तो ये बात भी पहले कभी नहीं कही गई, नई बात है और कोई बहुत सुखद बात नहीं है, क्योंकि हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि वैक्सीन ले लेने का मतलब आगे और कोरोना का संकट नहीं होगा, खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि 8 महीने तक ही यह कारगर रहेगा। तो कोरोना का कहर तो पिछले 1 साल से ज्यादा होने चला है, जबकि जारी है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमने जो ये केसेस पहचानने लगे थे, हम 3 करोड़ से ज्यादा हर महीने हम टेस्टिंग करने लगे थे। वो आपको सितंबर महीने में 1 करोड़ का लक्ष्य टेस्टिंग का हमने पिछले साल जुलाई में पा लिया था। तो आप बताएं कि सितंबर से नवंबर तक 3 करोड़ टेस्टिंग हम हर महीने कर रहे हैं। तो दिसंबर के बाद ऐसा क्यों हो गया कि वो टेस्टिंग गिरने लग गई और जनवरी में तो 1.5 करोड़ पर आ गई। तो जब टेस्टिंग हमने करना बंद कर दिया, लापरवाही शुरू कर दी सरकार के स्तर पर, तो ये परिणाम तो आने ही थे जी। ये मुख्य बात। अब हम 3 करोड़ टेस्टिंग का लक्ष्य कब पाएंगे? आज तो नहीं है। तो ये बड़ी बात। अगर इसके अलग हम दूसरे विषयों पर जाएं जी, तो एक तरफ हम सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने, मास्क पहनने और तमाम एहतियात बरतने के लिए जनता को आगाह भी कर रहे हैं और जनता को गुनाहगार भी ठहरा रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनकी रैलियों में देखिए रैलियों में क्या कर रहे हैं वो लोग, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो फिर आपके जो संदेश हैं, क्या कोरे संदेश है, क्या जनता के लिए संदेश है? आप खुद उसका पालन नहीं कर रहे हैं, न करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप ऐसे उदाहरण रख करके आप कैसे महसूस करते हैं, कैसे ये मान लेते हैं कि पूरी देश की जनता जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगी? बंगाल में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी और दूसरे प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग होगी, रैली में नहीं होगी और बाजार जी। ये जो पैमाना है, ये जो दुविधा है सरकार के स्तर पर, ये सबसे बड़ा कारण है कि जनता भ्रम की स्थिति में आई है। और हम जनता को दोष देना बंद करें, क्योंकि जनता ने तो दुनिया के सबसे ज्यादा कठोर लॉकडाउन का पालन करके दिखलाया है। हमने तो अपने घर परिवार के व्यक्ति की लाश को भी पन्नी में बंद देखा है और हमको जलाने तक, अंतिम संस्कार तक से वंचित रहे। इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है? इसके बावजूद अगर जनता को ये कहा जाता है कि आप पालन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़। आप देखिए, ट्रैफिक रूल कहीं जब खत्म हो जाता है, ट्रैफिक रूल का पालन नहीं होता है, तो वहाँ गाड़ियां कैसे चलने लगती? ऐसा लगता है जैसे किसी को गाड़ी चलानी आता ही नहीं है, लेकिन वास्तव में सबको गाड़ी चलाना आता है। अब ट्रैफिक रूल टूट चुका है, तो फिर हर व्यक्ति गाड़ी के नियमों का, यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, नहीं करना चाहता है, ऐसा दिखता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिम्मेदार उस स्थिति के लिए वो लोग हैं जिन्होंने ट्रैफिक रूल को टूटने दिया। तो आज भी देश में कोरोना से लड़ाई जो है, उसके जो नियम हैं, रूल्स हैं, उसको तोड़ा किसने? उसको जनता ने नहीं तोड़ा है, उसको उन लोगों ने तोड़ा है जिन्होंने खुद नियम बनाए। जब मतलब प्रेम कुमार जी बिल्कुल सर, मतलब प्रेम कुमार जी, यहाँ पर ये समझ आता है कुल मिलाकर कि जो रूल बना रहे हैं वही रूल तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगभग हर राज्यों में कोरोना इस समय देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने भी अभी कहा, बंगाल में इलेक्शन है, वहाँ कोई कोरोना नहीं है, वहाँ लगातार रैलियां हो रही हैं और रैलियों में कई लाख लोग हैं। सिर्फ बंगाल में ऐसा नहीं है, असम में भी ऐसा है, वहाँ पर है। अब हम महाराष्ट्र को देख लेते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोरोना है, उसके अलावा किसान आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर कोई कोरोना नहीं,
नहीं है। किसान आंदोलन में लाखों लाखों लोग, कई कई हजारों लोग, कल भी एक महापंचायत हुई है सरहिंद में ही महापंचायत, तकरीबन 40 से 50 हजार लोग उसमें पहुंचे हैं। कोई मतलब यहाँ पर कोरोना का डर ही नहीं है। यानी ये जानबूझ के किया जा रहा है या फिर एक अफवाह है? तो सरकार से भरोसा अपने आप उठ जाता है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा और ब्रेक के बाद इसी सवाल का जवाब आपसे लूंगी। पंद्रह सरकारी ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये चिंता स्वास्थ्य विभाग की बहुत ज़्यादा इसकी वजह से बढ़ती जा रही है। डॉक्टर DK गुप्ता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि लगातार कोरोना का केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आज ऐसा दिन है कि 53,000 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। आपका रिएक्शन, क्योंकि बहुत बड़ी चिंता का विषय। देखिए काजल जी, हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं, कई बार आपसे चैनल पे बात हो चुकी है कि ये जो स्थिति है ठीक नहीं है, भयावह स्थिति है और अगर हम नहीं चेते अभी तो लास्ट ईयर जैसे था हालत वैसे फिर हालत हो जाएगी। ये जो नंबर्स हैं ये लोग हम जुलाई के मिड में, जुलाई के आसपास देख रहे थे और इस तरह से देखा जाए तो हम दोबारा अपनी गलतियों की वजह से दोबारा 6 महीने पीछे पहुंच गए हैं। बस अंतर ये है कि अब डर खत्म हो गया है, लोग चीजों का पालन नहीं कर रहे हैं, लोगों के अंदर कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। तो इसीलिए और बाकी जो कंडीशन देखी जाए तो वो सेम है जो जुलाई में थी। ये भी जो मैं बता रहा हूँ, जो नंबर देख रहे हैं ना 50,000 से प्लस जा रहे हैं, टिप ऑफ आइसबर्ग है। एक्चुअल नंबर और ज्यादा होंगे क्योंकि इस समय टेस्टिंग फिर बहुत ज्यादा नहीं हो रही, टेस्टिंग कम हो रही है, अभी लोगों के अंदर अवेयरनेस कम हो गई है, लोग बहुत जागरूक नहीं है, तो इसलिए नंबर कहीं ना कहीं है कम दिख रहे हैं, अदरवाइज ये नंबर और ज्यादा होंगे। तो अगर हमने इन सब चीजों पे कंट्रोल नहीं किया, दोबारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन, इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा तो चीजें बिगड़ जाएंगी। और इसके अतिरिक्त सरकार को चाहिए, सही वक्त है कि हम 24/7 12 घंटे जहां जहां जो पॉसिबल लगवाएं और रोज कम 1 से 1.5 वैक्सीन लगनी चाहिए, तब जाके हम 2 महीने में जाके रफली हम 30-40% लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। डॉक्टर DK गुप्ता, कई जगह पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या उससे फायदा होगा या फिर पूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है इस कोरोना को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, एक तो नाइट कर्फ्यू से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि बताया मैं, नाइट में वैसे ही गतिविधियां कम हो जाती हैं, ठीक है, एक आंशिक रूप से या जनता को संदेश देने के लिए कि अगर अभी नाइट कर्फ्यू लगाए, अगर आप लोग नहीं चाहते तो दिन का कर्फ्यू लग जाएगा। जनता को कहीं ना कहीं जागरूक करने के लिए, चेतावनी देने के लिए इस तरह की प्रतिक्रियाएं होती है और कुछ बहुत थोड़ा बहुत कंट्रोल भी होता है कि रात में अगर कुछ एक्टिविटीज है वो थम जाती है। बट अगर नहीं मांगे तो सच में ही यहाँ फुल लॉकडाउन की तरफ जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फुल लॉकडाउन लगाना भारत वर्ष के लिए ठीक नहीं होगा। हमारा देश है जिसकी जो अर्थव्यवस्था है वो इस तरह की नहीं है कि फुल लॉकडाउन को ये संभाल पाए, उससे जो लॉस होगा वो कहीं ज्यादा होगा कोरोना से। तो इस समय हम सबको पता है कि फुल लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन हम सबको पता है कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना का प्रिवेंशन क्या है, प्रिकॉशन क्या है, वैक्सीनेशन कहाँ लगवाएं, क्यों लगवाएं, किसको वैक्सीन लगवाना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं हम सब इसके जिम्मेदार हैं। ये हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझनी चाहिए, हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी समझनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है वो सामाजिक प्राणी है और उस हर व्यक्ति के साथ में कम से कम घर के 5 से 10 सदस्य होते हैं, जो उसके परिवारजन के अलावा मित्रगण और जो रिश्तेदार होते हैं वो लोग 50-100 लोग होते हैं। ऑफिशियल स्पेस पे कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो
घर में बच्चे होते हैं जिनके लिए वैक्सीन भी नहीं है अभी तक जी। तो इतने लोगों के वो अगर वो खुद संक्रमित होता है तो इतने लोगों को जान को खतरे में डालता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें सब मान लें कि ना कि हमें अपनी बचाने के लिए बल्कि अपने आसपास जो हमारे मित्रगण हैं, सगे संबंधी हैं, परिवारजन हैं, ऑफिस कुलीग हैं, उन सबको बचाना है तो हमें ये सब कोविड बिहेवियर की जो हम बात करते हैं या वैक्सीनेशन को करवाना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा और सबको अवेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर डी के गुप्ता आप बने रहिए हमारे साथ। और प्रेम कुमार जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, सवाल पूर्ण लॉकडाउन को लेकर। इसके फैक्ट समझना लोगों के लिए भी जरूरी है, हमारे देश की पब्लिक के लिए भी जरूरी है। अगर पूर्णतः लॉकडाउन लग जाता है क्या क्या नुकसान इसका होगा? क्योंकि फायदा वो जाहिर सी बात है, कोरोना कम हो जाएगा, नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है। देखिए, यह तो विवादास्पद विषय है काजल जी कि लॉकडाउन से कोरोना थम जाता है, क्योंकि लॉकडाउन के ही दौर में हमने कोरोना का पीक भी देखा है और लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम तो ये कहेंगे कि जब वैक्सीन आया उस समय कोरोना कम था और वैक्सीनेशन चल रहा है ड्राइव, तो कोरोना फिर से चढ़ रहा है। तो हमें डॉक्टर्स ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों को हम वैक्सीनेशन कर देंगे कि ये कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा। आज तक स्वास्थ्य मंत्रालय ने, सरकार ने नहीं बताया और अब हमें बताया जा रहा है कि ये 8 महीने तक इस वैक्सीन का प्रभाव होता है। तो 1 साल से ज्यादा समय हो गया और आने वाले समय में अगर 8 महीने तक इस वैक्सीन का प्रभाव होगा और जो नए किस्म के कोरोना आ रहे हैं उस पर ये वैक्सीनेशन प्रभावी होगा कि नहीं होगा, इसका भी उत्तर आना बाकी है। तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन तो सॉल्यूशन है ही नहीं। हम ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं, यह भी कितना प्रतिशत सही सक्सेसफुल है, यह भी अभी तक कुछ तय बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रिवेंशन है, डॉक्टर साहब बता रहे थे, प्रिवेंशन सबसे बड़ा इलाज है। दवा अब तक सामने नहीं आई है, वैक्सीनेशन फुल प्रूफ नहीं है, तो वही सबसे बड़ी बात है। और मैंने पहले भी कहा कि जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपनी आंखों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग को रैली करके तोड़वाएंगे तो वो क्या देश को, दुनिया को समझाएंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। आप सबसे पहले शराब की दुकानें खोलते हैं, वहां लाइन लगवाते हैं, तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं चलेगी। आंदोलन होगा, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं चलेगी और फिर केवल स्लोगन बन करके रह जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसके लिए जनता को जिम्मेदार नहीं ठहराने की जरूरत है, सिस्टम जिम्मेदार है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा करेंगे। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा वैक्सीनेशन को लेकर होगी। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। 1,36,000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका रवि राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा चल रही थी। डॉक्टर डी के गुप्ता, वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा यही चल रही थी कि लगभग 8 महीने तक प्रभावी वाली बात है, इसको आप समझा दीजिए जरा। डॉक्टर डी के गुप्ता, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? दोबारा बोलेंगे क्वेश्चन प्लीज? हाँ, मेरा सवाल ये है कि 8 महीने तक वैक्सीन प्रभावी होगी, इसको जरा थोड़ा समझा दीजिए अपने नजरिए से। बिल्कुल, तो जो वैक्सीन बनती है उसके बाद हमें जब देखते हैं वैक्सीन लगाने के बाद पहली डोज के बाद थोड़ी रिस्पॉन्स करती है, उसके बाद कुछ एंटीबॉडीज उत्पन्न होती हैं और उसका जब हम बूस्टर डोज लगाते हैं तो वो एंटीबॉडीज बूस्ट हो जाती है और की जो मात्रा है वो ठीक हो जाती है, उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन धीरे धीरे जो एंटीबॉडीज है वो बीन ऑफ होती है और कम होती है।
नॉर्मली अभी तक जो मान रहे हैं कम से कम 10 महीने और मैक्सिमम लगभग 1 से 1.5 साल तक हमें प्रोटेक्शन मिल सकता है डिफरेंट लोगों में। तो इसलिए हो सकता है कि अभी समय की बात है, जैसे जैसे हम स्टडीज करेंगे, वैक्सीन लग रही है, डाटा आएगा हमारे पास, तो पता लग जाएगा कि इनकी वैक्सीन की एफिकेसी या ड्यूरेशन कितने कब तक ये इफेक्टिव है। तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे हम लोग स्वाइन फ्लू की वैक्सीन हर साल लगानी पड़ती है, तो हो सकता है हमें कोरोना की वैक्सीन भी हर साल रिपीट करनी पड़े, साल में या 2 साल में करनी। तो लेकिन डॉक्टर DK गुप्ता, इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन ही है, हमें बचकर रहना होगा। अगर वैक्सीन लगे या फिर ना लगे, हमें ये तो रखना ही होगा हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर, मास्क लगाकर। अगर ये नहीं किया तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यही एक तरीका है जो कि कोरोना से बचा सकता है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा खाली एक कदम और आगे की हमें सोचनी चाहिए। खाली ये जो हम लोग मास्क लगा रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, हैंड हाइजीन कर रहे हैं, या रेस्पिरेटरी हाइजीन, खांसते छींकते समय ध्यान रख रहे हैं, ये सब खाली हमें कोरोना से नहीं बचा रहे हैं। जो दूसरे वायरस हैं जिनसे हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, छाती के इन्फेक्शन होते हैं, निमोनिया होता है, टीबी होती है, या इसके अलावा ब्रोंकोलाइटिस होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, टॉन्सिलाइटिस है, फेरिंजाइटिस है, इन सब से बचाती है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है न्यू नॉर्मल हमें सीखना चाहिए, हमें इन सब चीजों का पालन करना चाहिए, ना कि कोरोना के लिए, बल्कि हाथ धोने से तो और दूसरे फायदे होते हैं। जो टाइफाइड है, जॉन्डिस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, डायरिया है, ये सारी बीमारियों का जो भी वाटर बॉर्न रूट से ट्रांसमिट होती है, उन सब से बचाव होता है। तो ये हम सबके लिए अच्छा है कि हम न्यू नॉर्मल की तरफ देखें, संयम रखें, डिसिप्लिन रखें, और आगे ये हम कल्चर डाल लें कि हमें इन सब कॉन्टेजियस बीमारियां जो खांसते छींकने से फैलती हैं, या जो हाथ को मुंह में नाक लगाने से फैलती हैं, उन सबको बचाने के लिए इन सब चीज का पालन करें, तो दूसरी बीमारियां भी कम हो जाएंगी। ठीक है, अगला रिएक्शन प्रेम कुमार जी आपसे, कि ना तो रूल बनाने वाले इसको सीरियस ले रहे हैं, और ना ही जिनके लिए रूल बन रहे हैं वो इसको सीरियस ले रहे हैं, वो भी इसको हल्के में ले रहे हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? ये संघर्ष तो लगातार जनता पर ही है। हाँ। और जनता भुगत भी रही है, उसको फेस भी कर रही है। लेकिन हम जिस समाज को, सरकार को, व्यवस्था को बनाते हैं, वो इस संघर्ष को कम करने के लिए लगातार काम करती है, और उसको काम करना चाहिए होता है। तो हम ये एक बात और बताएंगे, जैसे पिछले दिनों ये कहा गया कि रामबाण आ गया है, कोरोना से लड़ने का रामबाण आ गया है। कभी कोरोनीला आ गया था, कभी कुछ और आ गया। झूठा दावा किया गया कि WHO अप्रूव्ड है, कभी दावा किया गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय से अप्रूव्ड है, लेकिन दोनों बातें झूठी पाई गई। और यहाँ तक कि उस ऐसे चीजों को लॉन्च करने के समय हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बैठे रहते हैं। तो जब इस तरह की बातें होंगी, रामबाण आ जाएगा, तो जनता आश्वस्त तो होगी कि अब तो रामबाण आ गया है, तो अब तो कोरोना से डरने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण चीजें करने से शासन को रोकना होगा, अपने आप को संयम बरतना होगा। कि ये बात मैं बार बार कहूंगा कि जनता जो है निर्देशों का पालन करने के लिए हमेशा से तैयार है कि उनसे का पालन कराना ये शासन और हमारी जो व्यवस्था है, चाहे प्रदेश की सरकार, उन पर निर्भर करता है। ठीक है, डॉक्टर DK गुप्ता, आप डॉक्टर हैं, क्योंकि इसलिए मरीजों से जुड़ा हुआ सवाल भी आपसे पूछना पड़ेगा। पहले जो मरीज आया करते थे आपके पास जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, तब कैसा बिहेवियर हुआ करता था, और अब जो लापरवाही भी बढ़ती जा रही है, अब कैसा देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप इस बात को ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। पहले लोग आ रहे थे, पहले लोगों में जागरूकता की थोड़ी कमी थी, तो प्रिकॉशंस कम थे, और मुझे लगता है उस समय ट्रांसमिशन रेट भी बहुत हाई था। तो उस समय जो लोग थे, जो सीनियर सिटीजन थे, कोमॉर्बिड पेशेंट थे, उनमें मॉर्टेलिटी रेट भी था, और वो उसी को के भर्ती बहुत ज्यादा हो रहे थे। अभी चूंकि एक तो जांच कम हो रही, बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं या सिम्प्टोमेटिक है, तो उनमें खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, इसलिए वो सीरियस नहीं ले रहे। हाँ, अभी भी कुछ एक आध दो मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनको कोई हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, किडनी प्रॉब्लम है, उनमें अभी भी सीरियसनेस देखी जा रही है, इवन डेथ भी हो रही है। तो इसलिए कृपया करके कोई भी इसको हल्के में ना ले। कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो अभी जो नया संक्रमण हो रहा है उसमें
बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, बहुत ज्यादा डेथ नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं पता है। इस वायरस के बारे में बहुत कम जानते हैं अभी पता लग रहा है कि आपको पता लग रहा होगा कि डबल म्यूटेशन हो गया है इसमें। आज की खबर थी, आप लोगों को पता होगा कि 18 प्रदेशों में जो वायरस आइसोलेट किया गया है, तो उसमें जो स्पाइक प्रोटीन है उसके अंदर म्यूटेशन हो गया है। इससे क्या होगा, अगर स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन होता है और अगर वो जो स्पाइक प्रोटीन है वो हमारे जो अंदर जो रेस्पिरेटरी सेल्स हैं, जो सांस की नली की सेल्स हैं, उनमें चिपक के वायरस को अंदर जाने में, एंट्री करने में शरीर के अंदर मदद करती है। तो अगर वो म्यूटेशन हो गया और वो म्यूटेशन ऐसा हो गया कि वायरस को फेवर करेगा अंदर एंट्री करने में, तो कहीं ना कहीं ये खतरनाक हो सकता है। इससे ट्रांसमिशन रेट हाई हो सकता है, इससे डिजीज ज्यादा होगी, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगे और डेथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो नया स्ट्रेन जो आ रहे हैं वो हम सब लोगों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए कृपया करके सब लोग फिर बार बार कहेंगे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमें चाहिए, अब सबको यूथ को वैक्सीन लगवानी चाहिए। एंड 45 की एज ग्रुप है वो भी खत्म करना चाहिए। 18 साल से ऊपर जो भी लोग हैं, जो भी जहां हैं, सबको वैक्सीन लगवाने का मौका मिलना चाहिए और सबको लगवाने भी चाहिए। कहीं ना कहीं हम सबको एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा वैक्सीनेशन का, क्योंकि हमें पता है इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोविड बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर डी.के. गुप्ता, एक और मेरा सवाल है, ये इसी नए स्ट्रेन को लेकर मेरा सवाल है, क्योंकि पंजाब में भी 80% युवाओं में यूके का नया स्ट्रेन निकला है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि दर्शकों को समझ आ जाए, वो समझ सके। बिल्कुल, तो हम सबको पता है कि जैसे जो वायरसेस होते हैं, खास करके जो खांसी जुकाम वायरस होते हैं, इनकी फितरत होती है कि छोटा मोटा इनका रूप चेंज होता रहता है, उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। अगर कोई छोटी म्यूटेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर कोई बड़ी म्यूटेशन होती है कि मतलब उसके अंदर कुछ बड़ा चेंज आ गया है उसके जीनोम में, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक शिफ्ट। तो अगर कोई बड़ा चेंज होता है तो दो तरह के चेंज हो सकते हैं, या तो वायरस के फेवर में हो सकता है या हमारे वायरस के अगेंस्ट हो सकता है। अगर कोई ऐसा चेंज हो गया जिससे वायरस जो है रेप्लिकेशन में, ट्रांसमिशन में, अटैचमेंट में सेल से, उसमें उसको फायदा होने लगा, तो ये बीमारी की गंभीरता को बढ़ा देगा, लोगों को इन्फेक्शन रेट हाई कर देगा, ट्रांसमिशन रेट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और जब से कोरोना की दूसरी पीक की शुरुआत हुई से तब से और ज़्यादा डर बढ़ गया है। यानी अब सिर्फ इतना है कि दवाई भले ही आ गई हो, लेकिन ढिलाई बिल्कुल नहीं बरतनी है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।